तो भारतवर्ष पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में आए तो उस आर्थिक स्थिति को सुधारते सुधारते आज जो है पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर जो है हमारे भारतवर्ष का नंबर आया है। और आज नरेंद्र मोदी जी 2047 की जो गारंटी देते हैं, जो विकसित बनाने का काम करते हैं, तो आज आपको उस गारंटी के नाते लग रहा है कि इस बार मोदी जी की जब सरकार बनेगी तो भारतवर्ष 5वें स्थान से लेकर 3रे स्थान पर परचम लहराने का काम करेगा, तो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में करेगा। इस प्रकार का कारनामा जो है वो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो अपने बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बीच में आ गए हैं, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत देर से आप बैठे हैं और इस गर्मी में बैठे हैं, तो आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद मिर्जापुर जी। हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी सैनी पहुंच चुके हैं। कृपया जोरदार ताड़ियों से उनका स्वागत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई नायब सैनी जिंदाबाद, भाई अनिल विज जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे केंद्रीय में मंत्री भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत, हमारे लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया जी, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भाई असीम गोयल जी, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर माननीय कंवरपाल जी भी पहुंचे हैं। कृपया जोरदार तालियों से एक बार खड़े हो गए इनका स्वागत कीजिए। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं सम्मानित मंच को आज यहाँ हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी, हमारे केंद्र में मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री कंवरपाल जी, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भाई असीम गोयल जी, हमारी लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया जी हमारे बीच यहाँ पहुँची हैं। मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले माननीय अनिल विज जी से कहूँगा कि भाई अनिल विज सीएम साहब का स्वागत कर रहे हैं पगड़ी पहनाकर, और एक मोमेंटो भी दें। मित्रा जी मोमेंटो भी दो। माननीय मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी शेखावत का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। मोमेंटो लेना बिंद्रा साहब। माननीय कंवरपाल जी का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमती बंतो कटारिया जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं माननीय मंत्री जी।
श्री कंवरपाल जी को पगड़ी पहनाकर माननीय मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे कैसे माननीय असीम गोयल जी को, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कृपया जोरदार ताड़ियों से स्वागत कीजिए। बहन जी आप आ जाओ। मैं अब हमारे जो यहाँ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, हमारे जो तीनों जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, अम्बाला से भाई मनदीप राणा जी, माननीय यमुनानगर से माननीय राजेश सप्रा जी, और पंचकूला से दीपक शर्मा जी। बुके लाना, बुके देकर माननीय सीएम साहब का स्वागत करेंगे। तीनों मंडल अध्यक्षों को बुके दे दें तो है नहीं। हाँ जी, हमारे अम्बाला छावनी के तीनों मंडल अध्यक्ष, सदर मंडल से राजीव गुप्ता डिम्पल जी, हमारे ग्रामीण मंडल से किरणपाल चौहान जी और महेश नगर मंडल से विजेंद्र चौहान जी बुके देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सीएम साहब, राजीव कहाँ है? डिम्पल कहाँ है? धन्यवाद। और मैं अब आग्रह करूंगा श्रीमती लतिका जी एवं श्रीमती संतोष सारवान जी से, जो हमारी पूर्व विधायिका हैं, बहन बंतो कटारिया जी को ये शॉल देकर सम्मानित करेंगे। चोपड़ा ही देना शॉल। कृपया आप अपना स्थान बनाए रखें। धन्यवाद। स्वागत की कड़ी के बाद मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे हरियाणा प्रदेश के सम्मानित ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भाई असीम गोयल जी को। भारत माता की। भाई ये 400 पार वाला जोश नहीं है, मैं तो केवल आप लोगों से नारे लगवाने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपनी बात बाकी सारे बड़े नेता रखेंगे। सम्मानित मंच आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे बीच में हमारे लोकसभा की प्रत्याशी आदरणीय बंतो कटारिया जी, आदरणीय नीलवीत जी, हमारे बीच में आदरणीय कंवरपाल जी, आदरणीय घनश्याम दास अरोड़ा जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी, दीपक जी, राजेश सप्रा जी, धर्मवीर मिर्जापुर जी प्रभारी, और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच और सभी कार्यकर्ता साथी जो यहाँ आए हैं। मैं तो आपके चरणों में एक ही निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आज 1 मई से लेकर इन 25 मई तक हम अपना एक एक पल इस 400 पार के नारे को संकल्प में बदलने के लिए लगाएंगे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली के अंदर बंतो कटारिया जी रूपी कमल का फूल इस अम्बाड़ा लोकसभा से पहले से भी ज्यादा मार्जिन से खिलाकर
जो है हम दिल्ली पहुंचाएंगे। मैं अधिक बात नहीं कहते हुए, मुझे पता है साथियों आप पिछले 3 घंटे से इस तपती दोपहरी में बैठे हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय जब तक हमारे मुख्यमंत्री जी और आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी जब तक अपनी बात को, अपने वक्तव्य को आपके सामने रख नहीं लेते तो थोड़ी देर और, क्योंकि हम जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं सब संघर्ष की भट्टी से तप कर यहाँ तक आए हैं, और ये सूरज देवता वाली गर्मी हमारे इरादों को जो है कमजोर नहीं कर सकती। तो एक बार आपका नारा, आदरणीय भाई साहब जोधपुर से आए हैं और आदरणीय सीएम साहब को चंडीगढ़ तक हमने ये नारा, जो नारा है इसकी गूंज जानी चाहिए। मैं बोलूंगा अब की बार आपने 400 पार बोलना है। अब की बार भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई साहब। और मंच पर आमंत्रित करूंगा प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे आदरणीय कंवरपाल जी। आज के हमारे नॉमिनेशन पर राजस्थान से आए हमारे केंद्रीय मंत्री और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारी बहुत ही लोकप्रिय कैंडिडेट श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री अनिल विज जी, श्री असीम गोयल जी, हमारे मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी, लतिका शर्मा जी, चौधरी बलवंत सिंह जी, धर्मवीर मिर्जापुर जी, श्रीमती संतोष चौहान जी, मनदीप राणा जी, हमारे जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, राजेश सप्रा जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज वैसे तो लगभग 1 महीना से हम सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और मोदी जी ने जो टारगेट हमें दिया है कि अब की बार 400 पार, उस पे भाइयों हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज विधिवत रूप से इस चुनाव की शुरुआत हुई है, तो अब जो ये टाइम है हमारे पास 25 दिन का टाइम है। इस 25 दिन में हमने एक एक मतदाता के साथ संपर्क करना है और जो काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 साल में किया है, आज हर आदमी उस बात को स्वीकार करता है कि आज से पहले कोई सरकार ऐसी नहीं हुई जिसने देश में गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, इंडस्ट्री के लिए इतना काम किया हो, और ना ही दुनिया में नाम कमाने के मुकाबले में कोई आज तक ऐसा मुख्य प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने इस प्रकार की साख हिंदुस्तान की बनाई हो। भाइयों, मैं एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा। भाइयों, मैं बहुत छोटा था, उस टाइम मैं कोट का कपड़ा लेने चला गया, और जब मैं कोट का कपड़ा मुझे पसंद आ गया ना, तो मैंने दुकानदार से कहा कि मैं और भी कहीं देखना चाहूं, क्योंकि छोटी उम्र थी मेरी। तो एक जो उसका सेलमैन था उसने एक बात कही थी कि साहब काफी बात है लंबी, मैं ज्यादा लंबी नहीं करता। उसने मेरे से एक बात कही कि साहब कपड़ा बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है, ये मेरी सेलमैनशिप को आपने चुनौती दे दी कि आपके चीज पसंद है लेकिन आप फिर भी नहीं खरीद रहे। भाइयों, मेरे कार्यकर्ता के लिए चुनौती है ये कि मोदी जी के काम पसंद है, मोदी जी पसंद है, मोदी जी की सरकार पसंद है। अगर 400 पार में थोड़ी सी भी कसर रहे तो ये हमारे लिए चुनौती है। एक एक व्यक्ति के साथ संपर्क करके हमने ज्यादा से ज्यादा वोट से, भाइयों सीटें पिछली बार भी 10 थी, तो 10 की 10 ही रहेगा, 10 की 11 तो नहीं हो सकती, लेकिन भाइयों मार्जिन बढ़ सकता है। तो हम प्रयास करके वो मार्जिन बढ़ाने का काम करेंगे और दिन रात लग के एक एक व्यक्ति के साथ संपर्क करेंगे। आज से इस काम में सारे कार्यकर्ता लगेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मंत्री जी। और मैं अब मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं हमारी लोकसभा अंबाला से प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया को। कृपया जोरदार ताड़ियों से स्वागत कीजिए।
भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मंत्री, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भाई नायब सिंह सैनी जी कटारिया जी के साथ, और कटारिया जी की हमारे परिवार के बड़े सदस्य जो भारत सरकार में मंत्री थे, अपने बड़े भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और जिनके अंबाला कैंट में ये प्रोग्राम हो रहा है, वो भी हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं, बड़े भाई हैं, भाई अनिल विज। हरियाणा सरकार में मंत्री कंवरपाल जी, भाई असीम गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, दीपक शर्मा जी, मनदीप राणा जी, सम्मानित मंच, भाई और बहनों, मैं तो आपके बीच में सिर्फ एक बात कहने के लिए आई हूं कि जो आशीर्वाद आप सबने 3 बार लगातार कटारिया जी को दिया, और उस आशीर्वाद को मानते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल मेरे हाथ में लेकर आपके बीच में भेजा है, और वो आशीर्वाद आप सबने दोबारा देना है 25 मई को। 25 मई को एक एक वोट कमल के फूल पर डलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब तीसरी बारी शपथ ले, उसमें एक कमल आपका होना चाहिए, आपका आशीर्वाद होना चाहिए, आपका सहयोग होना चाहिए, आपका समर्थन होना चाहिए। और जब भारत देश के प्रधानमंत्री ने एक गारंटी लिया है और एक संकल्प लिया है, जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है, उसको सिद्धि में आप सब कार्यकर्ताओं ने बदलना है। मैं तो आपके बीच की हूं, आम कार्यकर्ता आपकी तरह हूं, और उसके लिए 25 मई को एक एक वोट कमल के फूल पर डले। आप सबका धन्यवाद, आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन लेने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आई। नायब सिंह सैनी, और आपको एक बधाई और देना चाहूंगी। जब से हरियाणा बना है, या जब से देश आजाद हुआ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बारी अंबाला को आशीर्वाद दिया है। मिर्जापुर के रहने वाले एक साधारण परिवार में जन्मे बड़े हुए संघर्ष, आज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पगड़ी भी आप सबने संभाल कर रखनी है। अंबाला नंबर 1 सीट है, नंबर 1 ही रहनी चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं से यही प्रार्थना करने के लिए आई हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। ये कृपया सिर्फ थोड़ा सा कार्यक्रम और रह गया है,
आप अपना स्थान बनाए रखें और मैं अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं शेर हरियाणा हमारे अपने मंत्री भाई अनिल विज जी को। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री और मेरे छोटे भाई नायब सैनी जी उपस्थित
बहनों और भाइयों, के चुनाव होने जा रहे हैं। और अंबाला से आज आज बंतो कटारिया जी, जिसको नरेंद्र
मोदी जी ने टिकट दी है, और जिनके पति रतनलाल कटारिया 3 बार यहां से सांसद रहे और मेरे तो बहुत अच्छे मित्र रहे, 90 में वो आज बंतो जी ने नामांकन कर दिया और अब चुनाव तो 2 पार्टियों के बीच में होता है और यहां पर एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है और ना उनका कोई नेता है, ना उनकी कोई नीति है, और उनकी नीयत से तो सारा हिंदुस्तान वाकफ है कि जब जब उनको मौका मिला उन्होंने देश को कैसे लूटा। भाइयों, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, परंतु मैं उसको
ऊपर बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है उसके ऊपर बाकी घटक दलों ने हस्ताक्षर नहीं किए। इसका कि मैनिफेस्टो से वो सहमत नहीं है और लोकसभा में कोई भी चीज पास करने के लिए तो आधे से ज्यादा तो चाहिए ही होते हैं, 272 चाहिए होते हैं। और कांग्रेस के पिछली बार 40 एमपी आए थे। इस बार जो सांसद हो, क्या वो लोकसभा में कुछ करके दिखा सकता है कि हम गरीबी खत्म कर देंगे? नारा देकर हमने देखा वो समय, गरीबी हटाओ का नारा देकर 2-3 चुनाव लड़ गए, लेकिन गरीबी खत्म हुई क्या? क्या हो गई गरीबी खत्म? झूठ बोलना, धोखा देना, ये कांग्रेस के, ये गांधी परिवार के खून की तासीर है, तासीर है ये। और उसी प्रकार से अब लोगों को गुमराह कर रहे। और दूसरी बात, जो ये कांग्रेस का शहजादा कल मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ईश्वर ने जब मुझे बनाया, कि जब भगवान ने राहुल गांधी को बनाया तो शायद वो चिपर गाना ही भूल गया। उसकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। वो बार बार अब तो फेक वीडियोस का भी सहारा ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। झूठे हमारे नेताओं के, उनको पता है कि उनके नेताओं के आवाज को लोग पसंद नहीं करते, तो हमारे नेताओं की आवाज में वीडियो बनाकर इनके मुख्यमंत्री तक जारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक जारी कर रहे हैं। क्योंकि फेक पार्टियां फेक वीडियोस का सहारा ले रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान से छेड़छाड़ कर सकती है। मैं इसको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के किसी भी आदमी को संविधान का नाम लेने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संविधान के साथ जितना खिलवाड़ तेरी दादी ने, इंदिरा गांधी ने और बाकी कांग्रेसियों ने किया, उतना आज तक किसी ने नहीं किया होगा। 25 जून 1975 को संविधान को पैरों तले रौंद के लोगों के मौलिक अधिकारों को खत्म करके तेरी दादी ने हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगा दी थी। बिना किसी कारण के लगभग 1.25 लाख के करीब लोग मीसा में बंद कर दिए। जबरदस्ती लोगों को उठा उठाकर, परिवार छोटा होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन जबरदस्ती उठा उठाकर कई तो कवारों की कर दी, क्योंकि कोटा मिलता था कि इतनी नसें काटनी है, कोटा मिलता था। जब मैं रेलवे कॉलोनी में रहता था,
मेरे पड़ोस में एक ड्राइवर रहता था, इंदिरा भगत था, इंदिरा भगत। हम जनसंघ की बात करते थे, वो लाठियां लेके हमारे साथ लड़ने आ जाता था। इमरजेंसी वाले दिन वो ड्यूटी पर जा रहा और ब्रिज नंद की कोठी के सामने अधिकारियों ने पकड़ के उसके लेके उसके नस काट दी। वो उस दिन से बीजेपी का भगत। बन गया। अब हम एक बार जिंदाबाद करते हैं, वो 100 बार करता है। अरे इन लोगों को संविधान पर बोलने की हिम्मत होती है, जिन्होंने संविधान को पैरों तले रोंदा। न जाने कितनी बार संविधान की धारा 356 का इस्तेमाल करके इन्होंने चुनी चुनाई सरकारों को तोड़ दिया। हम भी तो राज कर रहे 10 साल से। कई गैर भाजपा सरकारों में गदर मचा रखा है। जमीन में कोयले से लेकर के आकाश में तरंगों तक 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले उस 10 साल के कालखंड में हुए थे। घोटाले दर घोटाले के समाचार छपते थे। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर बेशक थी, लेकिन दुनिया ने फ्रेजाइल 5 कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं की गिनती में उसको शुमार कर दिया था।
भारत के पास में क्रूड ऑयल खरीदने का, कच्चा तेल खरीदने का पैसा नहीं था, उसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का बॉन्ड मार्केट में जारी कर दिए थे। सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में थे और भारत की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। इस भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने वाली सरकार के चलते हुए देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर होकर के और दुनिया की नजर में एक कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर खड़ा हो गया था। और इसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरा समाचार देश में छपता था, समाचार पत्रों में और टीवी की सुर्खियों में आता था, वो होता था बम धमाकों का। आतंकवादियों के हौसले जिस तरह से बढ़े थे और देश भर में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही थी, या तो हमारी आस्था के केंद्रों पर, हमारे मंदिरों पर हमले होते थे, चाहे वो जम्मू का रघुनाथ मंदिर हो, तमिलनाडु का देवी मंदिर हो, अक्षर मंदिर गांधीनगर में हो, जयपुर का हनुमान मंदिर हो, एक लंबी श्रृंखला हमारे आस्था के केंद्रों पर आतंकवादी हमलों की बनी थी। और या फिर हमारी अर्थव्यवस्था, जहां हमारी आर्थिक गतिविधियां चलती हैं, उन आर्थिक गतिविधियों को तहस नहस करने के लिए सुनियोजित रूप से हमले हमारे आर्थिक गतिविधियों के केंद्रों पर होते थे। मुंबई पर हमला हुआ, हम सबको याद होगा। हैदराबाद में हुआ, पुणे में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, चेन्नई में हुआ, दिल्ली में हुआ। देश में जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता था तो उसकी पत्नी या मां इस डर के मारे दिन भर चैन से नहीं रह पाती थी कि वो शाम को लौट करके घर सैनिकों की भूमि है। देश की सीमाओं पर जो हमारे जो सैनिक भाई खड़े रहते हैं, उनकी गर्दन काट करके पाकिस्तान ले जाने के वाकये उस समय होते थे। चीन देश की सीमाओं पर अतिक्रमण बार बार करने की घटनाएं अखबारों की सुर्खियों में या तो छपती थी या दबा दी जाती थी। तब देश ने दुखी होकर के और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक आशा की किरण को पहचानते हुए चुनाव किया था। और आज इस 10 साल में अखबार की सुर्खियों में छपता है कि आज का भारत सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत बन रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरह से जिस जब गरीब को समर्पित होकर के सरकार ने काम किया, गरीब कल्याण के निमित्त सरकार ने काम किया और गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जिस संकल्प के साथ में काम किया और देश में एक नई गवर्निंग की विधा दी कि जो कोई भी योजना हाथ में लेंगे उस योजना को 100% पात्र व्यक्तियों तक लागू करेंगे, तब आज देश में यह परिवर्तन देखने को मिलता है। मुझे नहीं पता आपके यहां पर योजनाओं को किस तरह से पहले लागू किया जाता था। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय, उस जमाने में जब मैं छात्र राजनीति में हुआ करता था, देश में इंदिरा आवास योजना चलती थी। आप लोगों के यहां होती थी कि नहीं होती थी भाई? गांव में इंदिरा आवास योजना में 15 और 20 हजार रुपए एक मकान बनाने के लिए मिलते थे, लेकिन एक गांव में, एक पंचायत में एक घर मिलता था। गांव में 200-200, 300-300 में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करो तो 500, 700, 800 गरीब लोग कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे। सरपंच को एक मकान मिलता था और कोई दमदार लठ वाला सरपंच होता तो 2 लेके आ जाता। अब अगर एक सरपंच को, जिसके गांव में 100, 200, 400 कच्चे मकान वाले हैं, उसको एक घर मिलेगा तब वो किसका घर बनाएगा? तो सरपंच कहेगा यार राड़ मिटाओ, अपने तो खुद का बना लेते हैं। और अगर 2 मिल जाएंगे तो कहेगा एक मेरा बना लूं, एक मेरे काके के बेटे का बना दूं, इसके अलावा दूसरे का बनाने का प्रावधान नहीं था। गरीब व्यक्ति दूर से खड़ा होकर के इस विकास के दिए को टिमटिमाता हुआ देखता था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा, न जाति के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न पूजा पद्धति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, और न वोटों की गिनती के आधार पर, और न राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर। केवल और केवल एक संकल्प कि गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना है। और सरकार ने जब योजनाएं लागू की, आज उसका परिणाम है कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए। देश में आजादी से लेकर के, जैसा आदरणीय विज साहब कह रहे थे, गरीबी हटाओ का संकल्प लेकर के अनेक सरकारें बनाई गई, लेकिन कभी गरीबी की दर कम नहीं हुई। बढ़ते बढ़ते 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, देश में 29.5% लोग जो है आबादी के, वो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर थे। आज नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के चलते हुए देश में केवल 11.5% लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे बचे। देश की सरकार उनके जीवन में परिवर्तन लाने के भी संकल्प के साथ में काम कर रही। एक तरफ गरीब कल्याण के लिए काम किया, दूसरी तरफ देश के सीमाओं को सशक्त करने के लिए काम किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2 ही केवल आतंकवादी घटनाएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद बढ़ी हुई, एक उरी में और दूसरी पुलवामा में। एक बार फौज भेज करके
और दूसरी बार एयरफोर्स भेज करके जिस तरह का जवाब दिया, उसके बाद में आज पिछले 5 साल तक एक भी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने का साहस, भारत की तरफ देखने का साहस, इस संदेश के बाद में कि भारत की भूमि के विरुद्ध, भारत की धरती से हो या भारत की धरती से बाहर कहीं से भी, हम कोई भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज किसी देश का, दुनिया के किसी आतंकवादी संगठन का साहस नहीं बचा कि भारत की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। डोकलाम में जिस तरह से आंख में आंख डाल करके हिंदुस्तान की सेना ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत के साथ खड़े होकर के जवाब दिया, चीन 50 साल पहले जो पोजीशन थी उस पोजीशन पर जाने को मजबूर हुआ है। ये देश की सामर्थ्य बढ़ा है, देश की ताकत बढ़ी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पुलवामा के बाद में जब हमने एयर स्ट्राइक की और उस एयर स्ट्राइक के समय में जब हमारा एक जहाज वहां क्रैश हो गया था और हमारा एक एयरफोर्स का अधिकारी अभिनंदन जब वहां पाकिस्तान की फौज के गिरफ्त में आ गया था, फोटो आए थे, टीवी में समाचार आए थे, एक टेलीफोन किया था मोदी जी ने केवल, और टेलीफोन करके कहा था कि 48 घंटे में मेरे भारत का बेटा सकुशल आना चाहिए, वरना नक्शे पर से पाकिस्तान का 24 घंटे में वापस आया था। हमारे 27,000 बच्चे यूक्रेन में फंस गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल 2 टेलीफोन किए, और देश का सामर्थ्य और तिरंगे की बड़ी हुई ताकत का अनुभव करके हम सब लोगों का सीना गर्व के साथ में 56 इंच का हो जाना चाहिए कि 2 टेलीफोन से 2 लड़ती हुई सेनाओं के बंदूक और तोपों की नालों में से बरसते हुए गोले थम गए, और भारत के बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर के सम्मान के साथ जब निकले तो दोनों सेनाओं ने सलाम करके उनको भारत की धरती की तरफ विदा किया। आज भारत का गौरव बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, और हम इस संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, इस आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि भारत विकसित होने वाला है। लेकिन ये चुनाव केवल 2 काम का चुनाव नहीं, ये चुनाव केवल 2 पार्टियों के बीच में चुनाव नहीं है, ये चुनाव काम और काज का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव जिस सरकार ने देश के समस्याओं का स्थायी समाधान किया है, वो समाधान को समर्थन देने का चुनाव। 370 की धारा, 48,000 लोग कश्मीर में शहीद हुए, हरियाणा के बेटे भी होंगे, राजस्थान के बेटे भी होंगे। कितने माओं ने अपने बेटों को खोया, कितने भाइयों ने कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया, कितने पत्नियों ने अपने सुहाग को वहां कश्मीर की घाटी का खून से, रंग से लाल करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग बना रहे। 370 की वो धारा जिसने लगाई थी और जिसने हटाई थी, उसके बीच में ये चुनाव है। हमको निर्णय उस दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है। और अभी आपने देखा होगा, ये जो कांग्रेस पार्टी के साथ में ये जो गठबंधन बना है घमंडिया लोगों का, उस अलायंस ने, अभी विद साहब कह रहे थे कि सबने सिग्नेचर नहीं किए, इन्हीं के एक पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें लिखा है कि अगर हमारी सरकार बन गई, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम 370 को वापस लागू करेंगे। मैं तो आज हरियाणा की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं, क्या 370 वापस लाने की कल्पना करने वालों को हम सरकार में आने दे सकते हैं? क्या हम आने देंगे? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने ऐसे सोच रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी विषबेल को पनपने दे सकते हैं क्या? ये विषय लोगों के बीच लेकर जाने का है। लेकिन ये चुनाव केवल 370 का चुनाव भी नहीं है, ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में चुनाव है। एक सनातन की विचारधारा है और एक सनातन विरोधी विचारधारा है। एक विचारधारा वो है जिसने 500 साल का वो लंबा संघर्ष, जिसमें 500 साल में 70
सुबह सूर्योदय होने से पहले कुछ समय पहले अरुणिमा की ललाई दिखने लगती है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल में ये जितने भारत की संस्कृति के मानबिंदु है, चाहे हमारी देशी गाय होगी, हमारी गंगा नदी का पुनरुद्धार होगा, हमारे देश की संस्कृति का के सारे अलग मानबिंदु होंगे, हमारे धर्म से जुड़े हुए सारे विषय होंगे, चाहे वो करतारपुर साहब का लांघे से लेकर के हमारे राम मंदिर के निर्माण से लेकर के और हमारे विरासत के सारे केंद्रों का पुनरुद्धार होगा, हमारी संस्कृत का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा होगा, हमारे जैविक खेती की डिमांड पूरी दुनिया भर में बढ़ी होगी, हमारे देशी गौवंश की महत्ता पूरी दुनिया में स्थापित हुई है, हमारे योग, हमारा आयुर्वेद, इन सब का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है। इस भारत की संस्कृति का अरुणोदय के साथ में सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ने लगा है। और ये अवसर है जब हम इस चुनाव के माध्यम से इस देश में इस संदेश को विश्व का नेतृत्वकर्ता बनाने या विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे लेकर के जा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि महज एक चुनाव नहीं है, यह चुनाव इस देश के निर्माण का, राष्ट्र के निर्माण का यज्ञ है। और यज्ञ जब परिवार में होता है तो सब नातेदार, रिश्तेदार, जान पहचान के, अड़ोसी पड़ोसी सबको संविदा उसमें डलवाते हैं कि नहीं डलवाते। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग, जितने लोग हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, हमारे परिवेश में रहते हैं, हमारे परिवार में रहते हैं, इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में उनके वोट की आहुति अवश्य पड़े। इसके लिए हम सबको परिश्रम करने की आवश्यकता है। और आप सब लोग अगर इसमें परिश्रम करना चाहते हैं, जो लोग शपथ पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम ये परिश्रम करने के लिए तैयार हैं और ये तय करना चाहते हैं कि आज से लेकर के आने वाली 25 तारीख तक, जब तक मत, अंतिम मत जो है पेटी में नहीं पड़ जाता, तब तक हम अपने परिश्रम का एक भी बिंदु और अपने पसीने का एक भी कण जो है इस काम से, इस पवित्र काम से, इस राष्ट्र निर्माण के काम से बचा करके नहीं रखेंगे। वे लोग अपने दोनों हाथ उठाएं, मुट्ठी बंद करें और पूरी ताकत से बोलें, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद मंत्री जी, आपके प्रेरणादायक भाषण से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ की एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। और मैं अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई नायब सैनी जी को। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की अंबाला की आवाज बुलंद आवाज है। भारत माता के मंच पर विराजमान दादी साहब बैठ जाओ। मंच पर विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री परमादरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में गृह मंत्री आदरणीय नीलविज जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी गुर्जर, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री असीम गोयल जी, यमुनानगर से हमारे विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी, जिला के हमारे प्रभारी धर्मवीर मिर्जापुर जी, पूर्व विधायक लतिका शर्मा जी, पूर्व विधायिका संतोष शारवान जी, पूर्व विधायिका चौधरी बलवंत सिंह जी, पूर्व विधायक राजवीर बराड़ा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष
मनदीप राणा जी, जिला यमुनानगर के माननीय अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, जिला के हमारे पंचकुला के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी और पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन ओम प्रकाश देवीनगर जी, नारायणगढ़ से हमारे जो चुनाव लड़े सुरेंद्र राणा जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन राजेश लाडी जी, रमेश ठस्का जी, अशोक शेरवाल जी, कुसुम शेरवाल जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण, और आज मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप सबका आशीर्वाद से आज बंतो कटारिया जी अपना नॉमिनेशन फाइल करके आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं। जोरदार ताड़ियों से इनका स्वागत आप लोग करिए। और अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस विषय के ऊपर पूरी बात रखी है। जो काम सरकार ने किए हैं, जो काम केंद्र सरकार ने किए हैं, उन सब बातों के बारे में हम सबको जानकारी दी है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि हमने 2014 के पहले का भारत भी देखा है और 2024 का भारत भी देख रहे हैं। एक बड़ा अंतर हम सबको 10 वर्षों के बाद इस 2024 के भारत में आज दिखाई दे रहा है। आज ये भारत, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सुरक्षित भारत बना है, मजबूत भारत बना है। और ये संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। ये संकल्प आप सबके सहयोग से नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि जब 2047 का भारत होगा, ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ये विकसित भारत बन जाएगा। भाइयों, ये संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और उस संकल्प में हम सबका योगदान उसमें जरूरी है। मैं देखता हूं कि देश ने 2014 में जब यहां से नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में, भाइयों, इस देश की प्रधान सेवक के रूप में गद्दी पे बैठाया, देश ने नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दे करके देश का प्रधानमंत्री बनाया और एनडीए को 336 सीटें दी। और जब हम देखते हैं 5 वर्षों के बाद 2019, जब 2019 का चुनाव आता है, तो यही देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें दे करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं। और एनडीए को भाइयों 353 सीटें दे करके मजबूत भारत की तरफ ये देश ले जाने का काम करता है। भाइयों, ये 2024 है। इस 2024 में देश ने संकल्प लिया है और देश ने संकल्प लिया है अब की बार ये पूरे देश ने संकल्प लिया है। मैं देखता हूं, मैं जहां भी जाता हूं, एक ही आवाज पूरे देश से आती है, नरेंद्र मोदी जी को अब की बार 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप सबका दिल से ये धन्यवाद भी करता हूं। मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहूंगा कि 2014 का जब इलेक्शन था, 2014 के इलेक्शन में यहां से अंबाला लोकसभा से 3,40,000 वोटों के लीड मार्जिन से रतनलाल कटारिया जी को आपने नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा था। और भाइयों, जब 2019 का चुनाव आया, आप लोगों ने
क्योंकि 5 साल के बाद जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, बड़ा विश्वास लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया और 5 साल के बाद यहां से कटारिया जी को 3,45,000 वोटों से भाइयों दोबारा यहां से सांसद चुन करके दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। भाइयों 2024 है, आज जब देश संकल्प ले रहा है तो अंबाला की सरदारी भी आज यह संकल्प लेकर के जाएगी इस विजय संकल्प रैली में कि अब की बार यहां से बंतो कटारिया जी 5 लाख वोटों से लीड मार्जिन से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, लगातार देश का विश्वास, लगातार जन का विश्वास नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति बढ़ रहा है। क्यों न बढ़े? जब विसा बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि यहां काम हुए हैं, मैंने खुद देखा है ये 2014 का अंबाला और आज 2024 का अंबाला, एक बदला हुआ अंबाला, विकसित अंबाला आज हमें दिखाई दे रहा है भाइयों। और हम सब जितनी योजनाएं बनी हैं उनकी चर्चा भी की है, परंतु कांग्रेस ये घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों आजकल झूठ बोल करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं। भाइयों, काम नहीं किए और जब काम नहीं किए तो भाइयों फिर तो कोई सहारा लेना पड़ेगा और वो सहारा, वो झूठ का सहारा ले करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो लोगों के ध्यान को भाइयों उनको बरगड़ाना चाहते हैं। इस बात को लेकर के हमने ये संकल्प लेकर के जाना है। एक एक बूथ के ऊपर, एक एक गांव के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर हम सब टोली बना करके नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर के जाएंगे। एक एक घर के अंदर कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश भेजा है आप सब के लिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम राम। भाइयों, ये राम राम हमने हर घर के अंदर हर कार्यकर्ता को कहनी है। भाइयों, जब ये राम राम जाएगी, लोग नरेंद्र मोदी जी से स्नेह कर रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं। आज मैं अपने घर के अंदर आया हूं, यहाँ अंबाला के बीच में अपने परिवारजनों के बीच में मैं खड़ा हूं। मैं आपको एक बात कहता हूं कि मैं पूरे हरियाणा के अंदर देख रहा हूं कि अब की बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। भाइयों, ये देश सुरक्षित हुआ है, ये देश मजबूत हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज जब मैं लोगों की बात सुनता हूं, एक ही बात लोग बोलते हैं कि और कोई व्यक्ति इस देश को आगे नहीं ले जा सकता। एक ही व्यक्ति है जो इस देश को आगे ले जाने का मादा रखता है और वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों, हमने उसको मजबूत करना है, उसको सशक्त करना है और जब हम उसको मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि भारत ये विकसित भारत बनाना है, तो 2047 में ये विकसित भारत बन जाएगा। भाइयों, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ वो सुरक्षित रहेंगी, वो मजबूत रहेंगी। इस भारत के अंदर हमने ये संकल्प लेकर के एक एक घर के अंदर जा करके भाइयों एक एक व्यक्ति से मिल करके हमने कार्य करना है। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप मजबूती से, भाइयों मैं देखता हूँ इतनी भारी गर्मी भी है और गर्मी के अंदर कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि भाई देश तो कह रहा है कि 400 पार है, परंतु यहाँ से तो हम जीत जाएंगे, इस भ्रम में मत रहना। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, एक एक घर के अंदर जा करके और एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबे
कोई भी व्यक्ति बाहर न रहे, उसकी प्लानिंग बना करके एक एक घर के अंदर जा करके और वोट निकलवा करके हमने कमल का बटन दबवा करके यहाँ से कमल का फूल खिला करके बंतो कटारिया जी को नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करना है। मुझे ध्यान में है आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी मंच के ऊपर बैठे हैं। ये आपकी सरकार है जो निर्णय लेने वाली सरकार है। हमारे हरियाणा के अंदर हम देखते हैं और जिस राज्य से गजेंद्र जी आते हैं वहां भी ये स्थिति थी। हमारी माताओं बहनों को यहाँ पर 3-3, 4-4 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आना पड़ता था। और राजस्थान में मैं गया, वहाँ लोग बता रहे थे कि वहाँ पर माताएं बहनें 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर पानी का मटका लेकर के आती थी। परंतु ये काम करने वाली सरकार है, ये लोगों की समस्या को समझ करके उसका समाधान करने वाली सरकार है। इन 10 वर्षों के अंदर मैं देखता हूं ना हमारे हरियाणा के अंदर और ना राजस्थान के अंदर कोई भी माता बहन सर के ऊपर मटका रख करके पानी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूरी से नहीं लाती। उसके घर में ही नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी ने की है। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है। यह सरकार ये लोगों की समस्याओं को सरल करने का काम किया है। मैं जब हरियाणा के अंदर देखता हूं, इन 10 वर्षों के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लाइनिंग रोड ना हो, जहां पर एक्सप्रेस वे ना हो। भाइयों, लोगों की तस्वीर, लोगों की तकदीर बदलने का काम इन 10 वर्षों में आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर भी जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण है, भाइयों पूरे देश के अंदर हरियाणा में देखने को मिलता है। और जिसे योजनाएं बनी है, जिस प्रकार की नीतियां बनी है, लंबे समय तक हरियाणा को उसका लाभ मिलने वाला है। भाइयों, आज गरीब माँ का बेटा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर भाइयों लगा है। नहीं तो कांग्रेस की सरकार के अंदर भाइयों भ्रष्टाचार होता था, भाइयों बड़ा लेन देन चलता था। और जब लेन देन चलता था वहाँ पर्ची भी चलती थी, वहाँ खर्ची भी चलती थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना पर्ची चलती है ना खर्ची चलती है। आज गरीब का बच्चा भी नौकरी लगता है। आज जो बच्चा टेस्ट क्लियर करता है बिना किसी लेन देन के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग जाता है। ये सिस्टम ये बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे एजुकेशन को भाइयों आगे बढ़ाने का काम किया है, और चाहे हरियाणा के अंदर हम देखते हैं जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2015 के अंदर हरियाणा की से ऐतिहासिक भूमि पानीपत के अंदर आए थे, उन्होंने यहाँ की एक समस्या को समझा था कि यहाँ बेटों और बेटियों के में बड़ा अंतर है और बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है और हरियाणा के ऊपर एक कलंक था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भाइयों नारा दिया। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, आइयो 10 वर्षों के अंदर लाखों की संख्या में बेटियों को जीवन दान मिला है और उनको भाइयों आत्मनिर्भर बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम किसी भी क्षेत्र के अंदर देखेंगे इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। चाहे महिला है, महिला को सशक्त करने का काम किया है, चाहे किसान है, किसान को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है, और चाहे युवा है, युवा के अंदर विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे गरीब है, गरीब के लिए विभिन्न योजनाएं चला करके उसको मजबूती की तरफ ले जाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आइए और मिल करके हम एक एक वोट डलवाने का काम करें। इस भारी गर्मी के अंदर कोई व्यक्ति छूटे नहीं, हर व्यक्ति से हम संपर्क करके उसको मत पेटी तक ले जाने का काम करें और वहां पर कमल का बटन दबेगा। जब कमल का बटन अंबाला में दबेगा तो उसकी ताकत
दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और ये विकसित राष्ट्र बनेगा। भाइयों, इसके लिए हम सब ने काम करना है। मैं आप सबका, इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। बहुत जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं माननीय जिलाध्यक्ष भाई मनदीप जी को आग्रह करूंगा कि कृपया आके सब लोगों का धन्यवाद करें। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हरियाणा प्रदेश के मंत्री श्री कंवर